हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार में अभी तक हमने देखा था पिछली क्लास में कि मूल अधिकार क्या होते हैं, और इसी के साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि ह्यूमन राइट क्या होते हैं, राइट क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं सब हमने देखी थी। उसके बाद देखा था कि फंडामेंटल राइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ यानी विकास कैसे हुआ। फिर हमने देखा था इसकी विशेषता और स्वरूप क्या है। फिर हमने देखा था कि माननीय न्यायालय में फंडामेंटल राइट्स संबंधित जो भी विवाद गए हैं यानी केस हुए हैं, उनमें क्या क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिया, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो वहाँ पर 35 तक जो दिए गए हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है, इनमें हम एक एक आर्टिकल करके उसे कवर करेंगे। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने जो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो अच्छा लग रहा हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो फंडामेंटल राइट की बात कही जाए तो ये है कहाँ पर, तो ये भाग 3 में है। आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35 है। और हाँ, इसकी चीज़ के लिए भी एक क्षमा प्रार्थी हैं हम कि हमने पिछली वाली वीडियो में 12 से 35 बोल दिया था गलती, सॉरी 12 से 15 बोल दिया था गलती से, ठीक है। वो क्या है? 12 से 35 से ही है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो अगर आपसे बोला जाए कि भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। लेकिन मूल रूप में कितने थे? तो 7 थे, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो अगर आपसे बोला जाए फंडामेंटल यानी मूल संविधान में फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था यानी प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था, वो क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। हटा कब दिया गया अगर आपसे बोला जाए, तो वो किया गया था 44 यानी 44वां अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये आया कब था? 1978, ठीक है। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? संपत्ति को अधिकार को हटाकर अब क्या कर दिया गया? अब कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसके लिए आर्टिकल अब कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो 300A है। और ये अब है कहाँ पर? तो भाग 12 में है। कहाँ पर है? भाग 12 में है, ठीक है। इस वैसे हम ये अलग से पढ़ाएंगे जब भाग 12 तब हम देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल अब का तो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, तो वो क्या है? लीगल राइट है, ठीक है। अगर या तो कानूनी अधिकार बताएगा, अगर कानूनी अधिकार नहीं है ऑप्शन में, तो आप संवैधानिक अधिकार भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो संविधान में है, ठीक है। इस चीज के अब कौन से 6 अधिकार हैं वर्तमान में, उन्हें देखते हैं हम, फिर इन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट यहीं से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है सिंपल तरीका से कि कौन सा अधिकार है, उस कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। तो जो 6 फंडामेंटल राइट हैं यानी 6 मूल अधिकार हैं, वो कौन से हैं? तो नंबर 1 कौन सा है? समानता, राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल तक है। फिर है स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम है वो कहाँ से है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी जो शोषण होते हैं उनके विरुद्ध अधिकार है। तो वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, यानी आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। और आगे हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। कहाँ तक? 25 से लेकर 28 तक है। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। ये किस में दिए गए हैं? तो ये आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। एक्चुअली में इसमें अल्पसंख्यक वगैरह के लिए भी प्रावधान किए गए, हम पढ़ेंगे उनमें, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 है, ये गलत लिखा है, आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसमें आर्टिकल 32 में यानी 32 में ये क्या है? 6 हमारे अभी वर्तमान में फंडामेंटल राइट है। कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान के चलना कभी किसी चीज के कभी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, तो वो उपचार कहाँ से प्रदान करेगा? तो उपचार कौन प्रदान करेगा उसे न्यायालय, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। अब हम क्या करते हैं? एक एक करके आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है।
अब आर्टिकल 12 को देखते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ दिखाई दे रहा होगा, 12 नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 13 में बताया गया है कि कौन सी विधियां बनाई जा सकती हैं और कौन सी विधियां अमान्य घोषित की जाएंगी। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। तो आर्टिकल 12 है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो राज्य क्या है, यानी राज्य का मतलब ये है देश है क्या। ठीक है, पॉलिटी में एक्चुअली में राज्य ही लिखा होता है ना। ठीक है, तो जो देश है क्या, यानी राज्य है क्या, तो इसकी परिभाषा बताइए। तो राज्य क्या है, यानी इसमें संविधान के अकॉर्डिंग, कहने का तात्पर्य है कि इसमें संविधान में क्या क्या देश के अंदर बताया गया, यानी राज्य के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो इसमें क्या है, निम्न पहलू कौन से, जैसे भारत सरकार और संसद। कहने का तात्पर्य है भारत सरकार के अंदर जो भी सारी चीजें आती हैं वो क्या है, राज्य का ही हिस्सा है। उसके बाद में संसद है, यानी हमारी पार्लियामेंट है, वो भी क्या है, राज्य का ही हिस्सा है। ठीक, उसके बाद दूसरी बात आती है प्रत्येक राज्यों की सरकारें, यानी ये प्रत्येक राज्य में सरकार है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो प्रत्येक राज्य में जो गवर्नमेंट है उसकी बात की जा रही है और उनकी विधानसभाएं। ठीक है, यानी राज्यों में सरकार है वो भी क्या है, भारत का ही हिस्सा है, और राज्यों की विधानसभाएं भी क्या है, वो भी भारत का ही हिस्सा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये भी भारत के अंदर आ जाएंगे। और भारत के अंदर क्या क्या आ सकता है, और है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर तथा सरकार के नियंत्रण के अधीन अन्य स्थानीय प्राधिकार। कहने का तात्पर्य है कि जो राज्य है यानी मतलब देश है, उसके राज्य क्षेत्र के यानी उसकी टेरिटरी के अंदर जो भी चीज आती है वो सब क्या रहेगी, वो राज्य शब्द में ही परिभाषित रहेगी। ठीक है, वो सब क्या रहेगी, राज्य शब्द में परिभाषित रहेगी। जैसे कह सकते हो जिला पंचायत, ये क्या है, ये भी अपने देश में ही है। देश में तो इसका मतलब क्या है, ये भी राज्य क्षेत्र के भीतर ही है। और तीसरी बात ये बोली गई है, तीसरी चौथी जो भी हो, तो ये बोला गया है कि संसद जो है समय समय पर क्या कर सकती है, इसमें परिभाषाओं में किस चीज़ों को जोड़ सकती है, यानी कोई और चीज़ें ऐड कर सकती है। वो क्या कर सकती है, कानून बनाकर करेगी। ठीक है, कानून बनाकर विभिन्न संस्थाओं को इसमें शामिल कर सकती है। कैसे? जैसे LIC को किया, ठीक है, विश्वविद्यालयों को किया, और भी तुम कह सकते हो जैसे जैसे ONGC है, और जो भी, यानी कहने का तात्पर्य है जो भी पब्लिक सेक्टर की जो भी चीजें हैं उन्हें शामिल कर सकती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या है, इसमें क्या है, भारत सरकार और संसद दी गई है, और उसके बाद प्रत्येक राज्यों की सरकार है, विधानमंडल दिया गया है, और भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या तथा सरकार के भीतर जो भी नियंत्रण में आएगा वो सब चीजें रहेगी। ठीक है, उसके बाद समय समय पर इस पर कानून। अच्छा, आपसे बोला जाए कि राज्य के समय में या राज्य के विषय में अगर कोई कानून बनाएगा, यानी कौन सा राज्य क्षेत्र होना चाहिए, तो वो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो ध्यान रखना किसके, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, ये विधानसभाएं कानून नहीं बना सकती हैं, ध्यान रखना, विधानसभाएं कानून नहीं बना सकती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इसको आर्टिकल 12 को और थोड़ा बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में हमने जैसे देखा कि ये सारी चीजें शामिल की जा सकती हैं। अब शामिल की जा सकती हैं तो शामिल कौन करेगा, तो शामिल करेगी कौन, पार्लियामेंट। अब तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 12 में जो दिया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, तो राज्य क्या होगा वो कौन बताएगा, तो वो कौन बताएगा, वो पार्लियामेंट बताएगी। ठीक है, कौन बताएगा, पार्लियामेंट बताएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य की परिभाषा में और क्या क्या शामिल हो सकते हैं, तो और ये शामिल हो सकते हैं कि पार्लियामेंट जो जो कानून बनाए वो सारी चीजें उसमें शामिल की जा सकती हैं। लेकिन आप लोग नोट करके लिखना इसमें, ठीक है, नोट करके क्या लिखेंगे कि कोई भी संस्थाओं को शामिल करने या कोई भी काम करने, है ना, ये सारी शक्ति किसके पास है, यानी विधानमंडल इसके बारे में कानून नहीं बना सकती है। ऐसे लिख लो कि इसके संबंध में, ऐसे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसके संबंध में, इसके संबंध मतलब जो समय समय पर कौन सी चीज़ें शामिल की जाएंगी, इसके संबंध में विधानमंडल कानून नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कानून बनाने की शक्ति, कोई भी चीज ऐड करनी है वो किसके पास है, तो वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, विधानसभाओं के पास ये या विधानमंडलों के पास ये कानून नहीं बना सकते, यानी इनके पास ये शक्ति नहीं है। एक चीज याद रखना, आपको अगर कहीं पूछ लिया जाए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो आर्टिकल
12 यानी 12 के तहत न्यायपालिका को नहीं रखा गया है। न्यायपालिका को नहीं रखा गया है। रखा गया है। न्यायपालिका को नहीं रखा गया है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि राज्य शब्द की परिभाषा में न्यायपालिका शामिल नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। न्यायपालिका के लिए कानून नहीं बनाएगी संसद, यानी न्यायपालिका इससे क्या रहेगी, राज्य की परिभाषा से स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बताना चाहिए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या है, कोई बता सकते हैं जरा? आर्टिकल 13 में कुछ नहीं है, ऐसी बात की गई है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो क्या हो, फंडामेंटल राइटों के विरोध में हो, यानी संविधान संगत ना हो। कहने का तात्पर्य है, ठीक है, क्या ना हो, संविधान संगत ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो विधि शून्य मानी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा कि जो संविधान के प्रावधानों का वायलेशन करे। ठीक है, यानी संविधान का जो वायलेशन कर रहा है उसका मतलब क्या है, वो गैर कानूनी है। ठीक है ना, तो इनका यही कारण है कि यहाँ पर बताया गया। देखो, संविधान में हमारे में हर चीज बताई गई, इसीलिए होना भी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या करना है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं प्रावधानों में हमारे यहाँ क्या है, स्पष्ट नहीं किए गए प्रावधान, वो समय समय पर जुडिशरी अपने हिसाब से स्पष्ट करती है उन्हें। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम आ जाती है बस, और कुछ नहीं है। इसीलिए क्या होता है, हमें बार बार संशोधन भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 13 लिखो। आर्टिकल 13, ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया है, देखो, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा मूल अधिकारों को, यानी फंडामेंटल राइटों को, जो मूल अधिकारों को कम या समाप्त करती हो, कम या समाप्त करती हो, समाप्त करती हो। ठीक है, यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता करती हो, ठीक है, जो कि क्या करती हो, फंडामेंटल राइटों को कम या समाप्त करती हो। अगर ऐसा होता है तो वो क्या माना जाएगा, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, देखो, क्या नहीं माना जाएगा, राज्य ऐसी विधि कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइटों को कम या समाप्त करती हो। ठीक है, समाप्त करती हो, जबकि ऐसे लिख लो, या ऐसे लिखो, समाप्त करती हो। देखो, ऐसा होने पर, कोमा लगाओ, ऐसा होने पर, मतलब कोई अगर जैसी विधि बनाता है तो क्या करेगा, ऐसा होने पर, होने पर न्यायपालिका, न्यायपालिका, ऐसा होने पर न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उसे असंवैधानिक, 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 असंवैधानिक घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई विधि संसद बना भी देती है, ठीक है, तो संसद विधि बना देती है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये क्या कर रही है, फंडामेंटल राइटों का वायलेशन कर रही है, यानी फंडामेंटल राइटों में कमी कर रही है या उन्हें समाप्त करने की बात कर रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो न्यायपालिका उस विधि को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, यानी उसे क्या है, समाप्त कर देगा। ठीक है, नोट करके लिखो। एक अगर आपसे बात पूछी जाए कि हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू दिया गया है किसी आर्टिकल में, देखो, किसी आर्टिकल में डायरेक्ट तो नहीं दिया गया है जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ पर, जबकि अमेरिका में क्या है, डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू है। लेकिन हमारे यहाँ भी जुडिशियल रिव्यू पाया जाता है। पाया कैसे जाता है, इनडायरेक्टली पाया जाता है। ठीक है, अब इनडायरेक्टली कैसे, देखो आर्टिकल 13 को ही देख सकते हो। कहने का तात्पर्य क्या है
कि जुडिशियल रिव्यू कहने का तात्पर्य ये हुआ, कोई अगर कानून खराब बन रहा है उसका क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकती है। कौन? न्यायपालिका। अब तो इसमें भी रिव्यू कर रही है। कहने का तात्पर्य डायरेक्ट नहीं लिखा है हमारे यहाँ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट किस संविधान में के अनुच्छेद में लिखा है, तो वो नहीं लिखा है, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो उसमें एक होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसे आंसर कर देना। अगर इनडायरेक्टली पूछे तब हम आर्टिकल आपको बताते हैं। लिखो देखो, न्यायिक पुनर्वालोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्याय पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन का संविधान में स्पष्ट, या कह सकते हो कहीं भी, संविधान में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है, ठीक है, उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसी को याद रखें। लेकिन लिख लो, या जबकि लिख लो, कुछ भी लिख लो, जबकि, लेकिन या जबकि अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, दिखाई देता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि डायरेक्ट तो नहीं है हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू, लेकिन क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसे देखो, जैसे सबसे पहला आर्टिकल तो यही आ जाएगा, आर्टिकल 13, यानी आर्टिकल 13, आर्टिकल 136 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, है ना। आर्टिकल पढ़ाएंगे, इसमें क्या है, आर्टिकल 137 आ जाएगा, आर्टिकल 246 भी आ सकता है, हाँ 246 भी आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल, ये क्या है, आर्टिकल है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये आर्टिकल क्या है, हमारी जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जुडिशियल रिव्यू नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है उसका, ठीक है, प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है उसका। अगर प्रत्यक्ष उल्लेख और अप्रत्यक्ष तो मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, अप्रत्यक्ष तो मिलता है, ठीक है, प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, इस चीज का याद रखना। और हमारे संविधान 13 में क्या किया गया है कि ऐसा बोला गया कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि क्या करे, जो असंवैधानिक कम करती हो, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य यही। देखो, कर्णिकता का सिद्धांत अपनाया जाता है, आच्छादन का सिद्धांत अपनाया जाता है ना। ये सिद्धांत आप लोग, ठीक है, हल्का हल्का हेडिंग डालो, पृथक, ठीक है, पृथक तरणीयता का सिद्धांत। हो सकता है आप ना पढ़े हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पढ़ रहे हो तो ठीक से ही पढ़ लो, और आप लोग कोई सिविल वाले हो, एसआई वाले हो, सीजीएल वाले हो, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है ना, सिविल वालों के लिए, क्योंकि इसमें सब में पॉलिटी बराबर की जाती है, चाहे तो सिविल में हो, यानी चाहे तो आप एसआई में हो, सीजीएल का आजकल अच्छा लेवल आने लगा है, जीएस का, है ना। तो लिखो, पृथक तरणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत है क्या, पहले तो हमें पता होना चाहिए, है ना। इसमें कहा गया है कि कानूनों में क्या किया जाए, संशोधन किया जाता है। आपको पता है कानून में संशोधन किया जाता है, जिसमें अनेक धाराएं होती हैं, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। लेकिन जैसे अगर जैसे मान लो मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, मेल नहीं खा रहा है, तो फिर क्या होगा, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि मूल अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार के जो संवैधानिक ढांचा है, यानी मूल ढांचा है, उससे अगर मेल नहीं खा रहा है या उसे अतिक्रमण कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लिखो इसे, लिखो, यदि कोई कानून या संशोधन, यदि कोई कानून या संशोधन, यदि कोई
कानून या संशोधन कोई कानून या संशोधन किया जाता है जिसमें अनेक धारा और उसका ऐसे लिखो, जिनमें अनेक धारा या उसका न्यायिक पुनर्वालोकन किया जाता है। न्यायिक पुनर्वालोकन किया जाता है। न्यायिक पुनर्वालोकन किया जाता है तो जो धारा संविधान के संगत नहीं है या संविधान संगत नहीं है, संगत का मतलब संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब संगत नहीं है या संगत है, बात वही है ना, तो उसे असंवैधानिक ठीक है, क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा या कर दिया जाता है। असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तथा संपूर्ण कानून असंवैधानिक नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है संपूर्ण कानून, ऐसे लिखो, तथा अभी बताएंगे क्या है ये, तथा संपूर्ण कानून असंवैधानिक इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक नहीं होता है। असंवैधानिक नहीं होता है। देखो, पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर संविधान में कोई ऐसी धारा या कोई अनेक धाराएं ऐसी दी गई हैं या संशोधन कोई ऐसा दिया गया है जो कि क्या है, कुछ उसमें मामले में कह सकते हो वो क्या है, संविधान के संगत नहीं है, यानी असंगत है, संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, तब क्या होगा कि उसी धारा को या कह सकते हो उसी पैराग्राफ को उसे क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, और बाकी जो संशोधन हुआ है या कानून बना है वो क्या रहेगा, जस का तस बना रहेगा। तो इसमें होता क्या है पृथक्करणीयता के सिद्धांत में कि संपूर्ण कानून नष्ट नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं कि संपूर्ण कानून समाप्त कर दिया जाए। इसमें क्या होता है, जिसमें जहां दिक्कत होती है उसी को हटा दिया जाता है। ठीक है, जिसमें जहां भी दिक्कत होगी उसे हटा दिया जाएगा। अब एक आच्छादन का सिद्धांत अब ज्यादा महत्व नहीं रखता है, जब से हमारी जो आईपीसी सीआरपीसी है वो खत्म कर दी गई है, लेकिन फिर भी लिख लो अगर आपसे पूछा जाए आच्छादन का सिद्धांत क्या था। तो आच्छादन का सिद्धांत आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है। तो ये क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा बदलाव अब होंगे नहीं, अब क्या है, ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब क्या है हमारी बीएनएस वगैरह ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी की जगह पर ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, इन्हें भी पढ़ा देंगे हम कहीं। ठीक है, अगर आप कहेंगे, अगर आपको आवश्यकता होगी एसआई वगैरह वालों को, तो एसआई का पेपर नज़दीक ही है, लेकिन किसी दिन हम जल्दी ही पढ़ा देते हैं आपको, होली की छुट्टियों में ही पढ़ा देंगे। होली की छुट्टियों में अपनी कोई छुट्टी नहीं रहेगी, पहली बात तो ये है ध्यान रखना, होली की छुट्टियों में अपनी क्लास की कोई छुट्टी नहीं रहेगी, पर डे क्लास आएगी आपके लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको ही पढ़ना है, और एसआई वालों को और सिविल वालों को तो अब क्या है, कुछ समय ही नहीं है, है ना, तो सही से हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर है, एलटी ग्रेड के लिए, दोनों के लिए कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें कवर करनी है। तो एक हेडिंग डालो, आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, किसका, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन,
आच्छादन शुद्ध शब्द होगा, आच्छादन। आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। ये आच्छादन का सिद्धांत क्या है? ये आच्छादन का सिद्धांत क्या है? इसमें एक्चुअली में था क्या कि भारत में दो तरह के कानून चलते हैं, आज भी हैं। कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित कानून है, जैसे 1927 का वन का जो कानून है, और भी बहुत सारे अभी पॉल्यूशन को लेकर कानून है, बहुत सारे पुराने कानून है, ठीक है। तो इसमें क्या था, पुराने कानून और संविधान, ठीक है, दोनों चीज़ों की बात की गई और दोनों को अलग अलग तरीके से हमें देखना पड़ा। इसमें क्या हुआ था, दो भारत में ऐसे दो तरह के कानून पाए जाते हैं। कैसे? क्योंकि एक तो क्या, स्वतंत्रता से पूर्व के और स्वतंत्रता से बाद के। तो लिखो, भारत में दो तरह के कानून पाए जाते हैं, कानून पाए जाते हैं, ठीक है। अब दो तरह के कानून कौन से होते हैं, जब हम बात करें तो दो तरह के कानून ये होते हैं कि एक तो क्या है, संविधान लागू होने से पहले के कानून, ठीक है। तो कौन से? संविधान लागू, संविधान लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से पूर्व के कानून, पूर्व के कानून, ठीक है। और एक क्या है, संविधान लागू होने के बाद के कानून, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद के कानून, बाद के कानून, ठीक है। अब बाद के कानून जैसे आप लोग, अच्छा ये बताओ, पहले के कौन से हो जाएंगे? देखो अब ध्यान रखना, इसमें क्या है, ये कानून सब अब हट गए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कानून जैसे एग्जाम्पल फॉर आप देखोगे क्या थी, सीआरपीसी थी, ठीक है, सीआरपीसी थी, ठीक है। इसकी बात की गई थी कि ये लागू हो गए, सीआरपीसी, ओके सॉरी, सीआरपीसी, सीआरपीसी था, ठीक है। तो सीआरपीसी में क्या था, सीआरपीसी पहले का ही तो था, अभी, ठीक है। आईपीसी भी हो सकता है इसमें, ठीक है। और भी वन कानून हो सकता है, वन कानून जो 1927 का है, ठीक है, ये भी सब हो सकते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि बाद के कानून, जैसे फॉर एग्जांपल आरटीआई हो सकती है ना, आरटीआई, सॉरी क्या गलत कैसे लिखा जा रहा है भाई, आरटीआई, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, ये खाद्य सुरक्षा कानून हो सकता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून, कानून कब आया था, कोई बता सकते हैं? चलो वही बता दे रहे हैं, 2013। कब आया था? 2013। अब इसमें कहा गया, आच्छादन के सिद्धांत में क्या कहा गया कि अगर ये दोनों कानून हैं, क्या है, ये दोनों हैं, ठीक है। अगर दोनों कानून हैं, अब इनमें बात आती है कि कौन सा लागू हो, क्या कि ऐसा है, अगर इनकी दोनों की बात आती है तब फिर क्या होगा, अगर ये मान के चलो एक ये भी कानून है और एक क्या है, ये भी कानून, तो अगर देखा जाए ये वाला हमने ए मान लिया, ये वाला बी मान लिया, तो हमने देखा कि अगर प्रभावी कौन सा रहेगा ज़्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर ए में और बी में, अगर इसे ए मान ले रहे हैं हम और इसे बी मान ले रहे हैं, तो ए में और बी में जब संघर्ष होता है, क्या होता है, जब संघर्ष होता है तो बात किसकी ज़्यादा मान प्रभावी होगी, तो बी की ज़्यादा प्रभावी होगी। तो कानून कौन सा माना जाएगा, बी का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान लागू होने के बाद का कानून है, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, देखो ए और बी में संघर्ष होने पर, चलो लिख देते हैं, ए व बी में, यानी ए बी मतलब संविधान लागू होने के पहले के और संविधान लागू होने के बाद के कानूनों में, ए और बी में संघर्ष होने पर, संघर्ष होने पर, संघर्ष होने पर बी कानून हमेशा, बी कानून प्रभावी होंगे,
बी कानून प्रभावी होंगे। ठीक है, कौन से होंगे? बी कानून प्रभावी होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये पुराने कानून है, ये क्या है? ये नए कानून, यानी ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो ये क्या हो सकते हैं? हट भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावी रहेंगे बी के कानून। ठीक है, देखो आज के समय में यही तो लागू है। अब तो यहाँ पर भारत दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ये सब चीज़ आ गई। अब तो ये समाप्ति हो गए आईपीसी सीआरपीसी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए आच्छादन की सिद्धांत क्या है, तो आप बता सकते हो क्या है? ये दो तरह से होता है, संविधान लागू होने के पहले के कुछ और संविधान लागू होने के बाद के। कहने का तात्पर्य है कि जो बाद का कानून है संविधान लागू होने वाले, वो ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, और जो पहले वाले हैं वो इतने प्रभावी नहीं रहेंगे। यानी अगर दोनों में अगर कह सकते हो संघर्ष हो, तो बाद वाले कानून ज़्यादा। एक है अधित्याजता का या अधित्याग का सिद्धांत। बस ये लास्ट सिद्धांत है इसमें, आर्टिकल 13 में। उसके बाद में हम प्रॉपर तरीके से आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। ठीक है, देखो समय तो लगता है पढ़ने में, अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे आप लोग तो। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप ये नोट्स बनाते चलें, फिर बाद में कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, कि हम क्या देखें, क्या पढ़े हैं। और इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, बस PYQ लगाओ और ये पढ़ो। और ज़्यादा पढ़ना है, आप सब पढ़ते हैं वो वाली, आप भी किताब पढ़ो लक्ष्मीकांत वाली, है ना, कोई बुराई थोड़ी है उसमें। बस आप इसके बाद समझ में आ जाएगी, है ना। उसके बाद में आप और ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं, बेरेक्ट पढ़ लो, लेकिन इसके अलावा और कोई किताबें मत पढ़ना, है ना, ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे तो ये है कि नोट्स से बाहर नहीं जाएंगी कुछ चीज़ें, नोट्स और आपने बेरेक्ट सही से देख लिए तो सब चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में क्या है, घटना चक्र ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, मल्टीपल तरीके से रिवीजन करो, और यहाँ से भी किसी के PYQ मिले सब लगाओ, जो जो परीक्षा देना चाहते हो उसकी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लिखते हैं अधित्याजता या अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याजता, अधित्याजता, अधित्याजता या अधित्याग का, अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, ठीक है, अधित्याजता या अधित्याग का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, कोई बता सकते हैं? इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है उसकी, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से ऐसे नहीं कहा जा सकता है उस व्यक्ति से कि हम क्या राइटों का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मानी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अधित्याजता का सिद्धांत जो है वो मान्य रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, ज़्यादा जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइटों को नहीं त्याग सकता है। हमने आपको विशेषता और स्वरूप में लिखवाया था आपको कि फंडामेंटल राइटों को कोई व्यक्ति त्याग नहीं सकता। ठीक है, नागरिकता त्याग सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो राइट है उन्हें त्याग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी व्यक्ति में उतनी अवेयरनेस हमारे यहाँ पर नहीं है, फंडामेंटल राइटों को त्याग के फिर वो, क्योंकि फिर उसके शोषण होने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइटों को त्यागा नहीं जा सकता। बस आप ये समझ लो आच्छादन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आप लिख लो, इसमें लिखना चाहो, देखो कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। ठीक है, क्या नहीं सकता? अपनी इच्छा से अपने फंडामेंटल राइटों को नहीं त्याग सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, जागरूकता की अभी कमी है। क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ हमारे यहाँ अभी जागरूकता की कमी है। ठीक है, जागरूकता की कमी है, यानी कहने का तात्पर्य है कि अभी हमारे यहाँ पर लोगों को अधिकारों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं है ना। अब आप लोग, अपन लोग पढ़ ले रहे हैं तो इसलिए हमें पता है कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है फंडामेंटल राइटों में क्या प्रावधान है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइटों को त्याग नहीं सकता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं फंडामेंटल राइटों को। ठीक है, फंडामेंटल राइटों में क्या देखेंगे, सबसे पहले समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी।
हेडिंग डालो समानता, क्योंकि ये भी आजकल क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकलों से क्वेश्चन नहीं बनना है। जो हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ना, ये आर्टिकल से एक्स्ट्रा पढ़ाई है ये पूरी क्लास, उसको भी आप लोग ध्यान से एक चीज़ देखना, आप लोग कवर करना, तब आपको पता चलेगा कि क्या मज़ेदारी आई थी, है ना। तो आप हेडिंग डालो समानता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ये क्या होता है? यानी नाम से पता चल रहा है इक्वलिटी की बात की जा रही है, सभी लोगों में समानता की बात की जा रही है। अब ये है कहाँ से कहाँ तक? तो ये 14 से ये कहाँ तक है? 18 आर्टिकल तक है, 14 से 18 आर्टिकल। अब इसमें सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं हम, आर्टिकल 14। क्या देख रहे हैं? आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? विधियों के संबंध में सभी क्या है? समान है। तो लिख लो, आप लोग हेडिंग बनाओ। ये क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता या समानता, इक्वल है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, ठीक है। देखो, विधियों के समक्ष, विधि के समक्ष समता या समानता, समानता, ठीक है, समता या समानता। अगर आपसे पूछा जाए विधियों के समक्ष, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आपसे बोला जाए कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। याद रखोगे कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। जो समानता है वो दो प्रकार की हमारे यहाँ पाई जाती है। दो प्रकार की कैसे कैसे पाई जाती है? तो एक पाया जाता है कानून के समक्ष संरक्षण, और एक क्या है? कानून के समक्ष कानून के समक्ष क्या होता है? संरक्षण है। और कानून के हमारे यहाँ कौन से पाए जाते हैं, तो बांट के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है? कानून के समक्ष क्या होंगे? सभी समान होंगे। के समक्ष, कानून के समक्ष, कानून के समानता, और एक क्या है? कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। तो अगर आपसे बात की जाए हमारे भारत में क्या पाया जाता है? रूल ऑफ लॉ सकारात्मक तरीके से पाया जाता है। जबकि आप देखोगे कि फ्रांस में रूल ऑफ लॉ पाया नहीं जाता, जबकि ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ परंपरागत कानून के रूप में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ क्या है? सकारात्मक रूप से पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ पर जो पाया जाता है वो किस हिसाब से पाया जाता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखो, भारत में रूल ऑफ लॉ, ठीक है, क्या है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ सकारात्मक पाया जाता है। कैसा? सकारात्मक, सकारात्मक पाया जाता है, सकारात्मक पाया जाता है, ठीक है। कैसा पाया जाता है? सकारात्मक पाया जाता है, ठीक है। और ये लिया कहाँ से गया अगर देखा जाए तो? ब्रिटेन से, ठीक है। कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसी में कहा जाए कानून के समान संरक्षण। तो कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? देखो, अगर देखा जाए कानून के समान, यानी कह सकते हो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? पहले से जो कानून बने हुए हैं उन होंगे, क्या होंगे? सभी लोग समान होंगे, ठीक है। इस चीज को याद। अच्छा देखो देखो, वैसे क्या है, ये नकारात्मक शब्दावली है। क्या है? नकारात्मक शब्दावली है। कैसी? तो देखा जाए तो क्या है? नकारात्मक है।
कैसी है? नकारात्मक है। ठीक है, कैसी है? नकारात्मक भाव रखता है। कैसा भाव रखता है? नकारात्मक भाव रखता है। ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक है, या कह सकते हो नकारात्मक वाक्य है। ऐसा है क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, को कहा गया है कि कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, यानी इसमें किसी भी व्यक्ति के, अगर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है इसमें, किसी भी व्यक्ति के कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे, विशेषाधिकार नहीं होंगे, विशेषाधिकार नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि सारे लोग कानून के हिसाब से क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, क्या होंगे? कानून के हिसाब से समान होंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में या कानून के हिसाब से कानून के हिसाब से या कानून की नज़र में समान है, समान है। ठीक है, समान है, और कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। क्या है? और कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। पर क्या है? सबको कानून मानने पड़ेंगे। ठीक है, सारे लोगों को कानून मानने पड़ेंगे, चाहे तो आप कह सकते हो इसमें, जैसे चाहे तो क्या हो, डॉक्टर हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, नागरिक हो, चाहे आप कह सकते हो इंजीनियर हो या राष्ट्रपति हो, है ना, इंजीनियर हो, कुछ भी कह सकते हो। कहने का था यानी संवैधानिक व्यक्ति हो, कह सकते हो इसे संवैधानिक व्यक्ति हो, आदि। कहने का तात्पर्य है कोई भी हो व्यक्ति, यहाँ पर क्या है, कानून के हिसाब से सब क्या है? समान है। ठीक है, कानून के हिसाब से क्या है? सब समान है, इस चीज को याद रखना। क्या है? कानून के हिसाब से सब समान है। देखो दूसरा क्या पाया जाता है, कानून के समान संरक्षण। ठीक है, कानून के समान संरक्षण। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली देखा जाए तो ये वाला प्रॉपर तरीके से किसमें पाया जाएगा? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में पाया जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला कहाँ पाया जाएगा देखा जाए तो यूएसए में। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? यूएसए में पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, कानून का समान संरक्षण किया जाता है। इसमें होता क्या है, कानून का समान संरक्षण, समान संरक्षण होता है, समान संरक्षण होता है। ठीक है, क्या होता है? समान संरक्षण होता है। कहने का तात्पर्य है कि आनुपातिक आधार पर ये न्याय दिया जाता है, यानी अनुपातिक आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय दिया जा सकता है, यानी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। कह सकते हो आनुपातिक समानता, यहाँ पर क्या होती है? आनुपातिक समानता होती है, आनुपातिक, आनुपातिक समानता होती है। क्या होती है? आनुपातिक समानता होती है। ठीक है, आनुपातिक समानता होती है। कहने का मतलब यह है कि समान परिस्थितियों में समान कानून होंगे और विषम परिस्थितियों में विषम कानून होंगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी पाया जाता है अभी भी कि राष्ट्रपति के लिए या विधानसभा के सदस्यों के लिए, लोकसभा के सदस्यों के लिए अलग अलग एक स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आप लोग इसे, अच्छा ये लिख लिया, इसे साफ कर दें, थोड़ा इसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप लोग लिखो एक लाइन में, देखो समान व्यक्तियों के लिए ऐसे लिख सकते, समान परिस्थिति में, समान परिस्थिति में, समान परिस्थिति में समान कानून
समान कानून तथा असमान स्थिति में या परिस्थिति में, असमान परिस्थिति में असमान कानून या असमान नियम, असमान कानून, असमान कानून लागू हो गए। ठीक है, कहने के असमान कानून लागू हो गए, लागू हो गए। ठीक है, क्या होंगे? असमान कानून लागू होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? इसी व्यवस्था का हमारे संविधान में भी दिखाई देता है। जैसे लिख लो, देखो, इसी व्यवस्था का हमारे संविधान में, या कह सकते हो इसी व्यवस्था के कारण, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसी व्यवस्था के कारण हमारे संविधान में अनेक अपवाद दिखाई देते हैं या दिखते हैं। अनेक अपवाद दिखते हैं या दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे हम इसे साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गए? देखो, आर्टिकल 361 के तहत, जैसे आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को आर्टिकल 361 के तहत, आर्टिकल 361 के तहत, ये जैसे वाला हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए। ठीक है, क्या किया गया है? अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार कहाँ पर दिए गए, तो आर्टिकल 361 में, यानी 361 में। ठीक है, एक आध आर्टिकल और लिख लो। देखो, जैसे आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 के तहत आपको पता है कि हमारे संसद सदस्य हैं, उन्हें विशेषाधिकार दिए गए। लिख लो, तो संसद या संसद के सदस्य तथा आर्टिकल कितना है? 200 नहीं, 194 होगा, है ना? 194 के तहत, 194 के तहत विधानमंडल के विधानमंडल का मतलब कहने का तात्पर्य विधानसभा, विधान परिषद दोनों हो जाएंगे। विधानमंडल के सदस्यों को विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं, ठीक है, तो कहने के तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल 14 पाया जाता है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल है। आर्टिकल 14 में क्या है? हमारे यहाँ देखा जाता है तो कानून की समझ क्षमता है, यानी इसका मतलब क्या है? कानून की समझ सारे लोग क्या होंगे? समान होंगे। और दूसरा वाला क्या है? कानून के समान संरक्षण। कानून की समझ क्षमता में क्या है? सारे लोग बराबर होंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, कोई सा भी हो, सब बराबर होंगे। और सामान्य नागरिक हो, किसान हो, कोई भी हो। लेकिन कानून के समान संरक्षण में क्या होता है कि कानून का समान
संरक्षण किया जाता है, यानी कह सकते हो अनुपातिक इसमें समानता होती है कि समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होंगे, असमान परिस्थितियों में असमान कानून लागू होंगे। और इसी का कह सकते हो हमारे संविधान में इसी कारणवश हमारे में क्या पाया जाता है, विशेष प्रावधान पाए जाते हैं। विशेष प्रावधान कैसे पाए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है, राज्यपाल को विशेष अधिकार है। वहीं आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों को, ठीक है, विशेष अधिकार है। सदस्यों कर लो इसे और अच्छा लगेगा, है ना, सदस्यों को। और आर्टिकल 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को भी क्या है, विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये तो था आर्टिकल क्या है 14। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 15। कौन सा, आर्टिकल 15। देखो आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है ये हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 में हमें देखा कि धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया गया है, भेदभाव का प्रतिषेध यानी निषेध किया गया है। ठीक है, तो उसे देखते हैं हम। तो इसमें कौन से हैं, तो लिखो आर्टिकल 15 हेडिंग बनाओ। एक्चुअली में कुछ ही आर्टिकल बड़े बड़े हैं, उसके बाद में तो कुछ आर्टिकल बहुत छोटे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक आर्टिकल एक जैसा नहीं हो सकता है। और देखो फंडामेंटल राइट जब तक 2-3 क्लास है ना हो तब तक फंडामेंटल राइट क्या फंडामेंटल राइट हुए तुम्हारे, है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो इसे क्यों ना हम बढ़िया तरह से पढ़ लें। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य है, अब आप लिखो आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 15 में बोला गया धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग यानी जेंडर, और लिंग और जन्म स्थान, के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो इसमें क्या है, प्रतिषेध या कह सकते हो, प्रतिषेध कह सकते हो, निषेध कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रतिषेध कर लो। ठीक है, निषेध या प्रतिषेध। कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल 15 में कहा जा रहा है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, जाति, इन सब के आधार पर जो 5 वंश क्या है, मूल वंश और जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन पांचों के आधार पर किसी से क्या है, कोई प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी किसी से कह सकते हो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को हम क्या करें, एक को अधिकार ज़्यादा दे दें, एक को कम दे दें, ये वाली बात की गई है। तो आर्टिकल अब 15 है, उसको हम क्या करेंगे, आर्टिकल को बांट के लिखेंगे। बांट के कैसे पढ़ेंगे, अब देखना आप कितना मजेदारी आएगी, है ना। आर्टिकल 15 है, उसमें अभी तक क्या है, आर्टिकल 15 के 5-6 तक हो गए, है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1, है ना। तो इसके बाद देखेंगे सब क्लॉज 2, 15 का सब क्लॉज 2, ठीक है, फिर 15 का सब क्लॉज 3, और 15 का फिर सब क्लॉज 4, और 15 का ही सब क्लॉज 5, और 15 का ही सब क्लॉज 6, 15 का सब क्लॉज 6। इन्हें हम क्या करेंगे, एक एक हिसाब से देखेंगे। तो आप सबसे पहले लिखो कि इसमें देखो एक्चुअली में 1 में तो ये सिर्फ यही बात दी गई है जैसे यहाँ पर है। इसमें कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग यानी जेंडर, इसमें रिलीजियस हो गया, मूल वंश मतलब वहीं का वंश है, ठीक है, और उसके बाद में जाति, लिंग और जन्म स्थान,
जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी भी नागरिक को नागरिक के ऐसे लिखा, क्या बोलेगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाए। कहने का तात्पर्य है इसमें सिर्फ यही वाली बात की गई है कि क्या है, किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें जैसे अब हम देखते हैं इसका सब क्लॉज 2, 15 का सब क्लॉज 2। अब 15 के सब क्लॉज 2 में क्या बोला गया है, यही बात बोली गई है जो कि पहले जो 5 दिए गए, क्या दिए गए, 15 वन में, यानी 15 का सब क्लॉज 1 दिया गया, उसमें जो 5 आधार दिए गए उनके आधार पर कुओं में, तालाबों में, होटलों में आदि में, यानी इनमें क्या किया जाएगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये लिख लो। देखो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 15(1) का 15(2) क्या है, व्यवहारिक रूप है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 15(1) में दिए गए कारकों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से होटलों, कह सकते हो तालाबों, हॉस्पिटलों, विद्यालय भी कह सकते हो या भोजनालय भी कह सकते हो। ठीक है, मनोरंजन के स्थान, मनोरंजन के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इन आधारों पर, किस पर, मूल वंश, धर्म और मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता है कि आप इस होटल में नहीं जा सकते खाना खाने, है ना। देखो पैसे के आधार पर कह सकते हो, पैसे नहीं है तो इतने वाले में हम इसमें खाना नहीं खिलाएंगे, इस पैसे में नहीं खिलाएंगे, है ना, ये बात तो कही जा सकती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है आपके जन्म के स्थान पर, या आपसे देखा जाएगा आपके जेंडर के स्थान पर, या आप कह सकते हो किसी और कारण से आपको रोका जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे तो मनोरंजन के स्थान हो, चाहे मेले हों, ये सारी चीज़ें हों। हाँ, अपनी पर्सनल गैदरिंग में कोई रोक सकता है ना, किसी ने व्यक्ति ने अपना पर्सनल अपने घर पर कोई प्रोग्राम रखा है तो उसमें रोक सकता है। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक चीज़ों पर नहीं रोका जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब कोई व्यक्ति मान के चलो अपने उसने निमंत्रण दिए 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, अब वो जिसको निमंत्रण दे रहा है उसी को तो बुलाएगा और किसी को नहीं बुलाना चाहता है, तो इसमें ये नहीं होगा कि भाई इसमें भेदभाव हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यानी इंडिविजुअल लेवल पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ सार्वजनिक जगहों पर क्या है, ये सारी नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 15(3). 15(3) में क्या है देखा जाए तो इसमें लिखा है महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, महिलाओं व बच्चों के लिए, विशेष उपबंध है। क्या है, विशेष उपबंध है।
ठीक है। महिलाओं बच्चों के लिए क्या है, विशेष उपबंध है। जैसे देखो, अगर देखा जाए कि इसी के आधार पर हम देखते हैं कि महिला कमीशन की स्थापना हो रही है ना, तो लिख लो आप लोग। जैसे जैसे कह सकते हो नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन यानी महिला आयोग, ऐसे लिख लो, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, की स्थापना, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। जेंडर बजटिंग कह सकते हो, बड़ा अच्छा, देखो एकदम। जेंडर बजटिंग क्या होता है, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, है ना। जिससे पढ़ा दिया हमने ऑफलाइन वालों को, उन्हें तो पता होना चाहिए जेंडर बजटिंग क्या होती है, ठीक है। जो क्योंकि पहले क्लास में पढ़ाया है उसमें तो पता है आपको जेंडर बजटिंग क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। जेंडर बजटिंग कब से शुरुआत हुई जेंडर बजटिंग की, ये और बताओ आप कमेंट बॉक्स में। तो जेंडर बजटिंग, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी प्रावधान और आदि हो सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सारे कानून बने हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए विशेष कानून बनाने के उपबंध दिए गए। कहाँ पर दिए गए, तो आर्टिकल 15(3) में। किसमें, आर्टिकल 15(3) में। अब अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, तो ये भी लिख लो। एक्चुअली में हुआ क्या था, इस आर्टिकल 15(4) को अगर देखा जाए तो हमारा संविधान संशोधन हुआ था प्रथम का, यानी पहला संविधान संशोधन, उसके तहत जोड़ा गया। किसके तहत, तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये पता होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसे लिखो, फर्स्ट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, के तहत जोड़ा गया, ठीक है। याद रखना किसके तहत, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें क्या क्या कहा गया था, तो लिख लो इसमें, लिखो, इसके तहत, इसके तहत राज्य, इसके तहत राज्य सामाजिक व सामाजिक व राज्य सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर शैक्षणिक स्तर पर सामाजिक व शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए नागरिकों को, पिछड़े हुए नागरिकों को नागरिकों को पिछड़े हुए नागरिकों को पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, ये याद चलेगा, पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, के लिए विशेष प्रावधान विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो क्या कहा गया इसमें, कि इसमें क्या हो कि जो राज्य में जो लोग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। और वो करेगा कौन, तो वो राज्य करेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब इसी के तहत आपको पता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसी के तहत SC यानी शेड्यूल कास्ट, SC और ST यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष प्रावधान किए गए, प्रावधान किए गए, विशेष प्रावधान किए गए, ठीक है। तो विशेष प्रावधान कैसे किए गए, आपको पता है कि आगे जाके फिर SC ST एक्ट भी आया है ना।
उसमें क्या है, उसमें विशेष प्रावधान और ज़्यादा हो रहे हैं, यानी 1989 में, यानी 1989 में आया। ठीक है, ये सब क्या हो रहा था, नहीं लिखा हो तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे के आर्टिकल में हम चलते हैं। आर्टिकल 15(5), 15 का सब क्लॉज 5। ठीक है, 15 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है, अगर देखा जाए तो सब क्लॉज 5 कहता है कि ये, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 93 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, हमें पता है। ठीक है, ये हो कब रहा है, कोई बता सकते हो, 2005 में हो रहा है। ठीक है ना, जोड़ा गया, तो लिख लो इसे। ठीक है, इसे देख रहे हैं हम। देखो आर्टिकल 15 को, या इसे, इसकी बात कर रहे हैं, इसे 93 में संविधान संशोधन, 93 वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन ये हुआ कब था, तो ये 2005 में। ठीक है, 2005 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, किसके तहत, 2005 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया कि निजी संस्थानों और सार्वजनिक संस्थानों या निजी या उच्च शिक्षण संस्थानों को, SC ST OBC को, नागरिकों के आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, तो इसके तहत निजी, इसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों, निजी शिक्षण संस्थानों निजी शिक्षण संस्थानों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों, यानी हायर एजुकेशन वाले जो संस्थान हैं उनके लिए, उच्च शिक्षण संस्थानों उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में SC यानी शेड्यूल कास्ट, ST यानी शेड्यूल ट्राइब, और OBC के नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 है, वो क्या कहता है कि इसे क्या किया जाए, मतलब SC और OBC को निजी शिक्षण संस्थानों, किसमें, निजी यानी जो कह सकते हो प्राइवेट जो स्कूल वगैरह हैं, संस्थान है उसमें, और उच्च शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, क्या किया जाए, उन्हें आरक्षण दिया जाए, किसके लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, ये चीज़, लेकिन ये क्या है, अगर देखा जाए पूरी तरह से ये लागू नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ के बाद में जो 2008 में आया था, ठीक है, उसमें क्या किया था, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना, इसे साफ कर देता है इधर वाले को, है ना, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बोर्ड पे फिर जगह नहीं रहेगी। ठीक है, आप लोग लिखते तो चल ही रहे हैं ना, है ना, लिखते चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में फिर यही वीडियो ही देखते रहोगे, तब फिर क्या होगा, पढ़ कैसे पाएंगे, है ना। एक बार बढ़िया तरह से वीडियो देखो, एक बार ना समझ में आए 2 बार देख लो, लेकिन 2 बार से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी टफ लैंग्वेज हम यूज नहीं कर रहे हैं आपके लिए कि जो आप समझ ना सकें। ठीक है, नहीं तो आप अभी देखो संविधान की अगर लैंग्वेज पढ़ के बता देंगे ना आपको, तब फिर क्या कहोगे कि हाँ भाई अब नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत व्यवहारिक लैंग्वेज आती है, टफ लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, तो हम उसी के आधार पर पढ़ने हैं, न कि हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज बनाए। देखो अगर टफ लैंग्वेज बना दी तो फिर आप लोगों के लिए बुक है ना बहुत सारी, है ना। टफ लैंग्वेज ना हो इसी के लिए तो हमें पढ़ाने की आवश्यकता है ना। अगर टफ लैंग्वेज ही बना दी तो फिर क्या है, फिर तो हम पढ़ाना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, हमारा काम ही क्या
काम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें उन्हें सरल तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाए, है कि नहीं? तो चलो, इसमें क्या हुआ था कि एक केस आया, केस तो अशोक कुमार, जो अशोक कुमार थे, उनका क्या हुआ, उन्होंने केस किया किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में। अशोक कुमार, कुमार है सॉरी, अशोक कुमार बनाम भारत संघ, ऐसे लिख लो बनाम भारत संघ। क्या है, भारत संघ। तो अशोक कुमार बनाम भारत संघ, ये केस आ कब रहा है, 2008 में, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को, ये वाला जो प्रावधान ले रहा है निजी वाला, ठीक है, इसे क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कैसा है, निजी शिक्षण संस्थानों में, है ना, हर जगह हम प्रॉपर तरीके से अभी आरक्षण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो प्रावधान है वो क्या है, असंवैधानिक घोषित किया जाता है। अब एक आर्टिकल और लिखो इसी में, आर्टिकल 15 में। अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना कि कैसे पढ़ाया जाता है संविधान, है ना। क्वेश्चन आपने इधर उधर भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे, क्यों, क्योंकि हम सही से पढ़ नहीं रहे थे। आज पढ़ते होते तो क्या होता, कहीं नहीं भागते क्वेश्चन। अब आपको पता है कि आर्टिकल जो 15 है उसका सब क्लॉज 6 है, ये हमें पता है कि ये कब जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, आपको पता है ईडब्ल्यूएस कब जोड़ा गया था, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी यह 103वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसके द्वारा संविधान संशोधन कौन सा था, 103वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें है क्या, प्रावधान क्या है इसमें, तो ये पता होना चाहिए। इसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षण संस्थानों में संस्थानों संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण कितना होगा, अगर बोला जाए आपसे तो 10%, कितना, 10% आरक्षण की बात की गई है, कितना, 10% आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण का प्रावधान है, प्रावधान है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये जो ओबीसी एससी एसटी को के किसी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, बशर्ते ये नहीं है कि निजी में भी मिल जाए, ठीक है। तो निजी वाले चीज को क्या कर दिया, इसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तो होता है आर्टिकल कौन सा, 15। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में देखा जाए तो आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 एक रोजगार के हिसाब की बात करता है, यानी कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता है ना। तो ये जो चीज़ हमें क्या है पता होनी चाहिए कि किस आधार पर आर्टिकल 16 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अगर ये पता होगा आपको तो आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। क्योंकि 15 में क्या है, शिक्षण संस्थानों की बात की गई है, ठीक है। या मान के चलो उसमें धर्म, या मान लो मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर क्या है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे तो मनोरंजन संस्थान हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब में क्या होगा, समानता होगी, ठीक। ये वाली बात की गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ प्रावधान है, आपने देखा होगा अभी कि एससी एसटी के लिए या मान लो ओबीसी के लिए प्रावधान किए जा रहे थे, या ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान किए गए। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये क्या है, असमानता है, असमानता नहीं है। ये क्या है, मान के चलो पीछे पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने की एक कला है, कह सकते हो। वो राज्य क्या कर रहा है, जो लोग पीछे रह गए उन्हें आगे लाना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमने अभी देखा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 देखो। आर्टिकल 16 में क्या है,
आप लोग बता सकते हो कोई? क्या भाई? देखो, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में आर्टिकल 16। लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता, समता, ठीक है, किसकी? अवसर की समता। याद रखेंगे, किसकी? अवसर की समता। यानी कहने का मतलब यह है कि रोजगारों में सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। क्या होगा? रोजगारों में सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 16 कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 16 कह रहा है, यानी अवसर की समानता की बात की गई है ना। इसमें क्या किया गया है? चाहे तो नियुक्ति हो, पेंशन हो, ये सब चीजें सबके लिए क्या होंगी? बराबर होंगी। लिखो आर्टिकल 16। देखो, इसको भी क्या करेंगे हम? ऐसे ही बांट लेंगे। ठीक है, इसको भी क्या किया जाएगा? ऐसे ही बांटा जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि 16 का सब क्लॉज 1, 16 का सब क्लॉज 2, 16 का सब क्लॉज 3, ये पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन आया पीसीएस में भी आया था पहली बार, है ना। 16 का सब क्लॉज 3, 16 का सब क्लॉज 4, ठीक है, 16 का सब क्लॉज 4, 16 का सब क्लॉज 5, 16 का सब क्लॉज 5 और 16 का सब क्लॉज 6, सब क्लॉज 6। ठीक है, ये सब प्रावधान क्या है हम एक एक करके देखते हैं, देर न करते हुए। ठीक है, तो इसमें एक एक करके अगर हम देखें इन प्रावधानों को, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले 16(1) को, यानी 16 का एक प्रावधान। ठीक है, पहले डालो कि आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1। ठीक है, देखो अब ये कहता क्या है? ये कहता है अवसर की समानता होगी सभी को। क्या होगी? सभी को अवसर की समानता होगी, सभी को अवसर की समान, अवसर की समानता होगी। क्या कहता है? सभी को अवसर की समानता होगी, है ना, यानी समानता की बात की गई है। और इसमें कहा गया है, इसमें नियुक्ति, जिसमें नियुक्ति, नियुक्ति और कह सकते हो तुम्हारे अवकाश, पेंशन, ये सब एक समान होंगे। अवकाश, अवकाश मतलब छुट्टियां, अवकाश, पेंशन, पेंशन तो बहुत सारी जगहों पर ही नहीं है ना। तो पेंशन, लेकिन फिर भी क्या यहाँ है जिसमें वो सबके लिए समान होगी, है ना। देखो पेंशन, या कह सकते हो हटाना, यानी उसे हटाया जाएगा, हटाना आदि में, आदि में ये कह सकते हो आदि बातें समान रूप से लागू होंगी, लागू होंगी, समान रूप से लागू होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जो लागू होगी तो कैसे लागू होगी? समान रूप से, यानी सभी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना, किससे? कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी कोई भी आ रहा है, एक आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो आ रहा है उसमें चाहे तो क्या हो, किसी भी जन्म या लिंग, मूल, यानी कह सकते हो। अभी आर्टिकल 15 में देखा था हमने, आर्टिकल 15 में क्या देखा था? आर्टिकल 15 में देखा था जैसे कह सकते हो जन्म स्थान है, मूल वंश है, धर्म है या जन्म स्थान है, इस सब आधार पर क्या है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे ही इसमें कहा गया है कि इन सारी बातों को होते हुए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सारी चीजें लिख लो। देखो अब लिखो आर्टिकल का 16 का सब क्लॉज 2। कौन सा? 16 का सब क्लॉज 2। ठीक है, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2। तो सब क्लॉज 2 क्या कहता है? लिखो इसमें सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 कहता है
के जन्म स्थान, मूल वंश, सॉरी टू, टू क्या कह रहा है, लिखो एक एक करके लिखते चलो। देखो राज्य, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन अभी लिख लो समझाते हैं। राज्य के अधीन किसी नियोजन, किसी नियोजन, नियोजन मतलब उसे एम्प्लॉयमेंट बनाया जा रहा है, यानी कह सकते हो एम्प्लॉय बनाया जा रहा है वहां पर। नियोजन, नियोजन या पद, पद के संबंध में, के संबंध में, संबंध में, संबंध में देखो धर्म, धर्म, मूल वंश, मूल वंश, और लिख लो जाति, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, जन्म स्थान, निवास स्थान, ठीक है, के आधार पर, यानी कितने हो गए इसमें, सब कह सकते हो धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया और निवास स्थान, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कह सकते हो 15 में कितने थे, उसमें 5 थे, इसमें कितने 6, छठवां कौन सा जोड़ा गया है, निवास स्थान का, ठीक है। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति से जब कोई सरकार नौकरी निकाल रही हो या कोई पद आवंटित कर रही हो, तो ऐसा नहीं है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करे, है ना। अभी आप कहोगे कि सर ये फिर आरक्षण कैसे दिया जाता है। देखो आरक्षण का हमने आपको बताया, आरक्षण ये नहीं है भेदभाव करने के लिए दिया जाता है। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ ये है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, अब तो आर्थिक भी जोड़ दिया है उसमें क्योंकि ईडब्ल्यूएस के तहत, तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे लाने की बात की जा रही है, न कि उन्हें क्या है अलग से सेपरेट चीजें दी जा रही है। ध्यान रखना, दोनों चीजों में अंतर होता है, सेपरेट देना और किसी को पिछड़े हुए को आगे लेके आना, उसमें दोनों में अंतर है। जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, तो महिलाओं की हिस्सेदारी कम है जॉबों में, तो उसको क्या है आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे आप देखोगे अभी तक महिलाओं की हिस्सेदारी कम होती थी, पार्लियामेंट में हो चाहे विधानमंडलों में हो, तो उसके लिए क्या किया, संविधान संशोधन के तहत नारी बंधन विधेयक लाया जा रहा है, जो कि 2029 से लागू होगा, क्योंकि 2028 के बाद जो चुनाव होंगे 2029 के, उसके बाद ही लागू होगा। तो 2029 में क्यों आपको बताया 2027 तक जनगणना ही हो पाएगी, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, यानी परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग फिर सुझाव देगा कौन सी सीट कहाँ पर जाएगी, सीटें बढ़नी भी हैं कुछ, तो उसके बाद में 2029 के चुनाव में ही ये लागू हो पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें भेदभाव की मनाही कहाँ कहाँ की गई है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी राज्य क्या करेगा, आवश्यकता पड़ने पर दंडात्मक निर्धारित कर सकता है, यानी अगर ऐसा कोई करता है तो राज्य क्या करेगा, उसे दंडात्मक कार्रवाई कर, लिख लो। लेकिन राज्य, लेकिन राज्य, लेकिन राज्य, राज्य दंडात्मक भेदभाव या दंडात्मक माप निर्धारित कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर, ऐसे लिख लो। लेकिन, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, पड़ने पर राज्य, पड़ने पर राज्य आवश्यक कार्रवाई,
आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है अगर राज्य को ऐसा लग रहा है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए कुछ लोग हैं, तो उनके लिए क्या कर सकता है, ये आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। पहले आप लोग ठीक से पढ़ लो। अगर आप कोई वनडे वगैरह वाले होंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, इनका एक क्विक रिवीजन भी बना देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, क्योंकि ये जब तक पढ़ा नहीं होगा तब तक मज़ेदारी भी नहीं आएगी क्विक रिवीजन में। ठीक है, अगर वो हम पहले दे दें तो मज़ेदारी नहीं आएगी, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा समराइज चीज़ों को बना देंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इसे पढ़ लो ठीक से, क्योंकि हर एक परीक्षा में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 2 हो गया 16 का। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 देखते हैं। ठीक है, सब क्लॉज 2 देखते हैं। सब क्लॉज 2 कौन सा वाला है, यानी आर्टिकल 2 तो हाँ 2 तो हो गया, सब क्लॉज 3 देखा जाएगा। तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3। अब देखो ये क्या कहता है, पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, संसद सरकारी नौकरियों, देखो संसद सरकारी नौकरियों, संसद सरकारी नौकरियों, संसद सरकारी नौकरियों, संसद सरकारी नौकरियों, ब्रैकेट में लिख लेना, छोटी के लिए, ज़्यादा बड़ी के लिए नहीं। संसद सरकारी नौकरियों के लिए निवास के आधार पर, आपने देखा होगा निवास प्रमाण पत्र बनता है, निवास के आधार पर, निवास के आधार पर आरक्षण नौकरियों की छूट, ऐसे संसद सरकारी नौकरियों के लिए निवास के आधार पर, निवास के आधार पर आवश्यक, ऐसे लिख लो, निवास के आधार पर आरक्षण लागू कर सकता है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आरक्षण लागू कर सकती है। ये किसको अधिकार है, संसद को, ध्यान रखना, राज्यों को नहीं है ये कुछ भी अधिकार, अवश्य लागू कर सकती है। ठीक है, इसके लिए देखो, इसके लिए कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसका है, ओनली संसद का, संसद का है। किसका है, संसद का, राज्य विधानमंडल का नहीं। विधानमंडल का नहीं। ठीक है, राज्य विधानमंडल को ये अधिकार नहीं दिए गए, ध्यान रखना। और यूटीओ के बारे में अगर जो कोई कानून लागू होगा तो वो कौन बनाएगा, वो भी संसद बनाएगी। ठीक है, ये राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर कौन बनाएगा, बनाएगा संसद ही। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जैसे आप लोग कह सकते हो कि चलो अच्छा, वो उसमें आगे वाले बताएंगे, है ना, मंडल आयोग वगैरह, अभी ठीक नहीं है इस पर यहाँ बताना। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसके तहत ये बात की गई है कि संसद सरकारी नौकरियों में, यानी छोटी नौकरियों, बड़ी में तो नहीं, यानी आरक्षण लागू होता है, आपने देखा होगा इतना स्थानीय वाला, तो उसमें क्या कर सकती है, आरक्षण लागू कर सकती है। किसके आधार पर, निवास के आधार पर, किसके, निवास के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4। ठीक है, 16 का सब क्लॉज 4। तो 16 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है, किसी को पता है क्या भाई, किसी को पता हो तो बताओ। देखो, इसमें कहा गया है कि 16 का सब क्लॉज 4, देखो इसमें कहा गया है, कहा गया है, कहा गया है कि
के पिछड़े वर्ग के लोगों को पिछड़े वर्ग के लोगों को पिछड़े वर्ग के लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, आपने देखा होगा कि अगर ये मूल भाव, अगर हम ऐसे देखें, जैसे ये आर्टिकल 15 में भी कर लेना आप लोग, है ना, इसमें क्या अगर देखा जाए, ये क्या है, मूल भावना संविधान की, है ना, यानी मूल भावना चल रही है आर्टिकल 16 की, लेकिन ये क्या है, इसके अपवाद है। क्या है? अपवाद। कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो मना कर रहा था किसी को नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या था 15 में, तो क्या था 15 में भी यही थे। अगर आपने नहीं किया है तो ऐसा कर लेना चाहिए आपको कि आर्टिकल जो 15 है ना, उसमें भी क्या है, ऐसे ही कर लो कि आर्टिकल 15 का 1 है और 2 है। ठीक है, ये क्या है दोनों, ये मूल भावना है, मूल भावना। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कौन सा, 3, 4, 15 का, और 15 का 5, और 15 का 6। ये क्या है, अपवाद है, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मूल भावना क्या है, अपवाद क्या है, ये चीज क्या है, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और आर्टिकल लिखो आप लोग, कौन सा, 4 लिख लिया, 5 लिखो, 16 का 5। देखो, धार्मिक संस्थाओं में 16 का कौन सा लिखना है, 5। धार्मिक संस्थाओं में नौकरियों के, ऐसे लिख लो, धार्मिक संस्थाओं में नौकरियों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण, या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, आरक्षित की जा सकती है। आरक्षित, अभी बताएं कैसे आरक्षित की जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं, आरक्षित की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे देखा जाए कि वैष्णो देवी का कह सकते हो ट्रस्ट है ना, तो उसमें क्या है, उसमें हिंदू ही जा सकते हैं, उसमें मोमडन नहीं जा सकते। या अगर जामिया का या जामा मस्जिद है, उसमें क्या है, मोमडन ही जा सकते हैं, उसमें क्या है, हिंदू नहीं जा सकते। उसमें उसकी जो समिति होगी उसमें कोई हिंदू नहीं जाएगा। जैसे हिंदुओं की है, उसमें कोई मुस्लिम नहीं जाएगा, कोई अन्य नहीं जाएगा। तो लिख लो, जैसे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी धाम या वैष्णो देवी ट्रस्ट। ठीक है, जामा मस्जिद ट्रस्ट, जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद आदि। इनमें क्या होता है कि धर्म के आधार पर ही जो जिस धर्म का है, जो ट्रस्ट है, उसमें उसी धर्म का व्यक्ति रखा जाएगा। ये कहाँ से मिल रहा है, फंडामेंटल राइट मिल रहा है। कहाँ से, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 5 कह रहा है कि ऐसा आपको अधिकार है कि आपकी कोई धार्मिक संस्था है, आपका मान को मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसमें आप अपने ही धर्म के व्यक्ति को लगा सकते हैं। यानी कोई दूसरा व्यक्ति आके, दूसरे धर्म का व्यक्ति आके ऐसा नहीं कह सकता कि हम इसमें नौकरी करने के हकदार हैं फंडामेंटल राइट के तहत। क्योंकि फंडामेंटल राइट अभी यहाँ कह रहा था कि क्या हो, कि सभी के लिए सारे पद समान, तो सारे पद नहीं है, ध्यान रखना। तो यही इसमें क्या है, अपवाद है इसके, कि ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म के आधार पर भेदभाव भी किया जा सकता है। बशर्ते क्या है कि वो धर्म भावनाएं अपनी अपनी अलग अलग हो। अभी ऐसे ही कोई ट्रस्ट हो जो
जो क्या है सामान्य सामाजिक सेवा शिक्षा के लिए काम कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें आप आराम से रख सकते हो सारे धर्मों को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, अपने धर्म का ही व्यक्ति उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना आप लोग। नेक्स्ट लिखो, अच्छा ये 3 4, हाँ ठीक है, ये सारी चीजें लिख ली आप लोगों ने। अब आप लिखो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6, सब क्लॉज 6, सब क्लॉज 6 में दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष बात की गई है ना। ये 103वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। देखो इसमें ईडब्ल्यूएस के नागरिकों को ईडब्ल्यूएस के नागरिकों को नियोजन में यानी जॉब में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। क्या है, आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रदान किया गया है, ठीक है, 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अब आप एक नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के क्या है, ये जो आपने देखा था 16 का 4, उसमें क्या था, ओबीसी के लिए था, है ना। तो यहीं पर हम बता दे रहे हैं उसका ओबीसी आयोग की कहानी। अच्छा चलो अलग ही बताएंगे, है ना। ओबीसी के लिए अलग से पढ़ाएंगे, ओबीसी आयोग पढ़ाएंगे, उसके बाद में उसकी हिस्ट्री पढ़ा देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे फंडामेंटल राइट ही पढ़ो, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 70। कौन सा, आर्टिकल 70 यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, कोई बताएंगे। तो ये भी क्या कहता है, अस्पृश्यता का कह सकते हो अंत कहता है। क्या, अस्पृश्यता का अंत, यानी कह सकते हो छुआछूत की मनाही करता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी आधार पर किसी से छुआछूत के नाम पर उसे क्या किया जाए, अलग किया जाए, ठीक है। तो लिखो अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 70, अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या कह रहा है, अस्पृश्यता, आर्टिकल 70 ये क्या कह रहा है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है। अस्पृश्यता का क्या कह रहा है, अंत की बात कर रहा है, ठीक है। अस्पृश्यता, ठीक है, सही लिखिए, अस्पृश्यता का अंत, का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता के अंत की बात की जा रही है इसमें आर्टिकल। तो इसमें क्या है कि किसी के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि उससे कि जाति के नाम पर या किसी के आदि के नाम पर भेदभाव किया जाए, ठीक है। यानी किसी भी अनटचमेंट की कोई बात नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसी के आधार पर अगर देखा जाए 1955 में भारत सरकार ने क्या किया, एक अस्पृश्यता कानून भी लाई भारत सरकार, है ना। तो इसमें देखा जाए 1955 में 1955 में क्या किया जा रहा है कि अस्पृश्यता कानून लाया जा रहा है, ठीक है। मैं अस्पृश्यता कानून बनाया गया, कानून बनाया गया, ठीक है। अस्पृश्यता कानून बनाया गया, ठीक है। और भी बाद में बहुत सारे कानून, जैसे SC ST एक्ट का कानून बनाया गया, पता है वो कब बनाया जा रहा है, 1989 में। SC ST अत्याचार निवारण इन्हें अलग से पढ़ाएंगे वैसे तो कानूनों को, लेकिन एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं आपको। निवारण अधिनियम, ठीक है, ये लाया गया, कब लाया गया, तो 1989 में, ठीक है। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आप आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, ये कहता है उपाधियों का अंत होगा। क्या होगा, उपाधियों का अंत, यानी ये उपाधियों के अंत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उपाधियों के अंत की बात कर रहा है। आर्टिकल 18 यानी 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये बोल रहा है। किसका, उपाधियों के अंत की बात कर रहा है, ठीक है।
किसके? उपाधियों के अंत की बात कर रहा है। लेकिन इसमें कहा गया कि जैसे मान के चलना वो शिक्षा संबंधी उपाधि है या मान के चलो आप सेना की उपाधि है, वो उपाधि ये वाली उपाधि नहीं मानी जाएगी, उन्हें छूट दी जाएगी। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि अगर मान के चलो कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से कोई उपाधि ग्रहण कर रहा है, तब वो उपाधि अगर लेने जाता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमारे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें लिखना चाहो लिख लो। देखो इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को या नागरिक को राज्य द्वारा किसी व्यक्ति या नागरिक को राज्य द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। ठीक है। कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस चीज का याद रखना। लेकिन इसमें क्या कहा गया? सेना और शिक्षा, इन दोनों को अलग रखा गया है। ठीक है, लिखो इसमें सेना यानी जो हमारी सेना है, सेना और शिक्षा को अलग रखा गया है, ठीक है। इसको सेना और शिक्षा को अलग रखा गया है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से कोई उपाधि ग्रहण करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण करता है, तो वह पहले भारत के राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट से अनुमति लेगा। कहने का तात्पर्य है बिना अनुमति के राष्ट्रपति जी के कोई भी उपाधि नहीं ली जा सकती है। ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ, 1954 में गणतंत्र जो सम्मान है हमारे पद्मश्री, आपने देखा है पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, ये सारे सम्मान मिलते हैं। ठीक है। ये क्या है? केस गया, वो केस क्या था? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। ये केस लिख लो, ये बहुत ज्यादा नाम भारत संघ। बालाजी राघवन बनाम यानी वर्सेस भारत संघ। ये केस कब आया? 1996 में। 1996 में केस आया। इसमें बोला गया कि इन्हें देखो, जो हमारे पद्म अलंकृत हैं, यानी कह सकते हो पद्म पुरस्कार है, चाहे पद्म भूषण हो, पद्म भूषण हो, चाहे पद्मश्री हो, चाहे भारत रत्न हो, इन्हें क्या किया गया? चैलेंज किया गया था इस केस में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा उपाधियों में और सम्मान में अंतर होता है। ठीक है। तो ये क्या है? सम्मान है, न उपाधि है। और पढ़ने की चाहे PhD की हो, ये पढ़ने की डीलिट है, ये उपाधियाँ हैं। उपाधि ये क्या है? शिक्षा की, शिक्षा को अलग रखा गया। सेना की जैसे उपाधि होती है, ब्रिगेडियर होता है, ये सब होता है। ठीक है। वो सब क्या है? अलग रखा गया है। या उन्हें मिलता है कीर्ति चक्र मिल रहा है, कभी अशोक चक्र मिल रहा है, तो वो क्या है? शौर्य का प्रतीक है, न कि कोई उपाधि है। इसीलिए क्या है? उन्हें अलग रखा गया। तो लिख लो, इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और सम्मान में अंतर किया। क्या किया? उपाधि और सम्मान में अंतर किया। तो दोस्तों आज इतना ही, अब हम कल देखेंगे। आज